ओके, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे आपको पता है, हम सिया कॉन्वर्सेशंस करते हैं सबसे अच्छे पाकिस्तानी थिंकर्स के साथ, कुछ फॉरेनर्स के साथ भी, ज़्यादा पाकिस्तानी के साथ, ताकि हमारा इकोनॉमिक नैरेटिव बन जाए। एंड आई ट्राई एंड ब्रिंग द बेस्ट पीपल टू यू सो दैट यू कैन हियर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और उन पर्सपेक्टिव से माइंड मेकअप करना आपका काम है, मेरा नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्ट द कंट्रीब्यूट, इनवाइट अ डिस्कशन, और आप लोग फिर सोचिए खुद और अपना नैरेटिव बनाइए। एक हर मुल्क चलता है अपने नैरेटिव से, और नैरेटिव से ही पॉलिसी बनती है, क्योंकि इवन मिनिस्टर्स एक्सेट्रा वो कंस्ट्रेंड होते हैं बाय द पब्लिक नैरेटिव। जैसे कि नो बडी कैन चैलेंज द इस्लामिक नैरेटिव बिकॉज नैरेटिव बन चुका है। इसी तरह इकोनॉमिक नैरेटिव भी अगर बन जाए तो उसको भी चैलेंज कोई नहीं कर सकता, और कुछ हद तक बन भी गया है, तो उसको हम ट्वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अभी हम आज मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। आप सब उनको जानते हैं, गौहर एजाज साहब। जैसे कि आपको पता है, गौहर एजाज साहब नॉट ओनली इज वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, he's also been in the government, he's also been the Minister for Commerce, but more importantly, he's a very influential voice in Pakistan's economy. आपने देखा इन्होंने आईपीपीज का जो चार्ज था वो भी इन्होंने लीड किया, काफ़ी सारी नैरेटिव्स इन्होंने बनाए हैं इस मुल्क में। तो आई थिंक इट would be wonderful to hear him, and let's see what he has to say, because not only does he have practical experience, he also has the intellect. So Gohar Sahab, welcome. Great थैंक pleasure यू डॉक्टर having दीप। you. Always a pleasure to talk to you. जब आपसे बात होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ मजेदार चीज उसमें मिलती है। और सब मुझे बताइए, पहली चीज, हमारा 25वां 24 या 25वां आईएमएफ प्रोग्राम है। आईएमएफ प्रोग्राम हमारा निशानी है कि हम बहुत बीमार हैं। आईएमएफ एक इमरजेंसी वार्ड है। हम इमरजेंसी वार्ड में बार बार जाते हैं, फिर तालियां बजाते हैं कि हमें कबूल कर लिया गया। घर साहब, ये कब तक चलेगा? कैन वी कंटिन्यू टू रिमेन इन द इमरजेंसी वार्ड? अगर आप का कोई रिलेटिव इमरजेंसी वार्ड जा रहा है तो आप दो चीज़ें कहेंगे, या तो बेचारे की तकदीर ख़राब है या है ही बेवकूफ़। तो हम क्या है, तकदीर हमारी ख़राब है या हम बेवकूफ़ है? डॉक्टर साहब, मेरा इस पे बड़ा डिफरेंट व्यू है। हाँ जी। मेरा व्यू है कि ना हमारी कौम बीमार है, ना हम्म। हमारा मुल्क बीमार है, हम्म। हम्म। हमारी गवर्नमेंट बीमार है। और जो गवर्नमेंट है वो बीमार इसलिए कि वो इनकॉम्पिटेंट है। हम्म। और हम्म। ये जो अवाम अस्पताल में नहीं है, ना कौम अस्पताल में है, ना मुल्क अस्पताल में, ये हमारी गवर्नमेंट अस्पताल में है। वही हम्म। अस्पताल में है, और वही क्योंकि अस्पताल में है तो वो आईएमएफ को बुलाती रहती है, डॉक्टर को जो है, और वो कभी इमरजेंसी रूम में चली जाती है, और कभी जो है वो हमारी गवर्नमेंट निकल के जो है वो प्राइवेट रूम में आ जाती है। अस्पताल से तो कभी निकली ही नहीं है। दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि आज 50 साल हो गए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर लास्ट 50 years now. हम्म। I've been reading the budgets of my country since हम्म। practically, I think I read the first budget 40 years ago. हम्म। तो मैं आज भी जब देखता हूँ तो हमारे पास कभी कोई इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक फिलॉसफी चली ही नहीं। डॉक्टर महबूब हक साहब ने हमें एक फिलॉसफी दी, उसको हम्म। लेके हमें चले, और हम उस पॉलिसी पे जब चले तो हम कामयाबी की तरफ चल पड़े। हम्म। 5 साल बाद वो पॉलिसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई, और उसके बाद 10 साल हमने जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जो मैं कहता हूँ अस्पताल में, तो अस्पताल से पॉलिसीज बनती नहीं, सारी बीमार पॉलिसीज थी। हम्म। कभी हमने आईपीपी बनाए, कभी हमने आईपीपी बंद किए। हमने कभी उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना सोचा, ना उसको इम्प्लीमेंट किया। सो फर्स्ट थिंग इज एनर्जी, इसको मैं बात करता हूँ। तो एनर्जी हमने कभी उसको जो है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ही नहीं है आज तक। और जब हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की तो हम क्या करते हैं, आज के दिन भी मैं कहता हूँ 46,000 मेगावाट लगा हुआ है। इंटरेस्टिंगली लोड नॉर्थ में है और सप्लाई साउथ में है। और हम सबको पता है, 4 साल हो गए कि ये हमारे पास आज 2000 जो है वो 22 में आइडेंटिफाई हमने करके दे दिया था कि ये तकरीबन 20,000 मेगावाट सरप्लस है साउथ में। उत्तर में वहाँ पे जो कोल इम्पोर्टेड के प्लांट्स लग गए, विंड पावर के प्लांट्स लग गए, और उसका रिजल्ट ये है कि साउथ में जो है हम उनको कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, और नॉर्थ में लोड शेडिंग करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है मुल्क में, उस रिक्वायरमेंट को देखते देखे बगैर हम पावर प्लांट्स लगाते चले गए। लोड हमारा जो है वो
18 से 20 हजार मेगावाट है, और हमने उसकी मॉडलिंग ही नहीं की कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स अगर यही 18 से 20 हजार मेगावाट एवरेज कंजम्पशन हम्म, होगी सालाना, तो ये तो कैपेसिटी पेमेंट हमारी हम्म, बढ़ के 10 सेंट हो जाएगी, जबकि हम्म, दुनिया का तो टैरिफ ही 5-6 सेंट है। हम्म, तो 3 सेंट की एनर्जी का फ्यूल है हमारा, और पूरी दुनिया का मॉडल है कि आप एफिशिएंटली चलते हैं, मैक्सिमम 3 सेंट्स जो है उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, 6 सेंट 1 सेंट उसके अंदर मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, 7 सेंट में पूरे रीजन में, ये जो जितना हमारे आसपास जिस रीजन ने 7-8% पे तरक्की की है, तमाम ममालिक जो हमारे आसपास हैं, सबका एक ही टैरिफ है, 6 सेंट 7 सेंट। हम जो है वो आज 11 सेंट पे खड़े हैं, और जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल का टैरिफ है वो 20 सेंट और 25 सेंट पे खड़े हैं। इंडस्ट्री 11, रेजिडेंशियल 20 और कमर्शियल 25, और उसके बाद हम कहते हैं हमारा 1.2 ट्रिलियन जो है वो लॉस हो गया सालाना, विच इज इक्वल टू अबाउट $6 बिलियन, विच इज हम्म, इक्वल टू 12 रुपए पर यूनिट, विच इज हम्म, इक्वल टू 6 सेंट। हम हर साल ये 6 सेंट उसके बाद जो है गवर्नमेंट से बजट से जो है वो कहते हैं हमें फाइनेंस कर दो, एज सब्सिडी दे दो। हम्म, तो जो मेरा पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक मॉडल मैं समझता हूँ, हम्म, मैं हमेशा से आपको डॉक्टर साहब, आई आई ऑलवेज लुक अप एट यू एंड ऑलवेज बिलीव कि जनाब ये हम्म, इस फर्मे के इकोनॉमिस्ट बनने क्यों बंद हो गए? अल्लाह मियाँ ने वो फर्मा जो है पाकिस्तानियों के लिए शायद बंद कर दिया है ऐसे इकोनॉमिस्ट का, क्योंकि मुझे तो 90s के बाद से कोई हम्म, मुझे नजर ही नहीं आता पिछले 30 साल में जो कि हमारे पास इकोनॉमिक ब्रेन या इकोनॉमिक माइंड ऐसा आया हो जो हम्म, मुल्क को लेके जो है सही गाइड कर सके। तो हम्म, डॉक्टर साहब, जो हम्म। इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके लिए तो आपकी फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, उसकी उसकी वायबिलिटी, उसके कंज्यूमर की वायबिलिटी, वो तमाम चीजें उसके अंदर जो है सेंसिटिव इंडेक्स में होती बिल्कुल आप हैं। ठीक कह रहे हैं गौरव साहब। एक बात बताइए, ये आपने बिल्कुल ठीक है, बट लेट्स गेट बैक टू एनर्जी फॉर अ मिनट। एनर्जी का हमारा जो मसला है वो 40 साल पुराना है, या शायद उससे भी ज़्यादा। हमने 1986 में, आजकल कोई सर्कुलेट कर रहा है अखबार की हेडलाइन, कि 1986 में हेडलाइन आई थी कि लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। 1990 में मुझे याद है लोग बात कर रहे थे कि हम इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और 1990 में हम कह रहे थे सरप्लस हो गया। 2000 पे फिर हमने कहा सरप्लस हो गया। ये जो अनाउंसमेंट्स आती हैं, और एनर्जी का सिस्टम बार बार लोड शेडिंग पे जाता है। दूसरी चीज़ ये सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है। नाउ यू रन मेनी इंडस्ट्रीज, यू हैव मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, बताइए इसमें क्या इशू है? क्या मैनेजमेंट इशू है? क्या पॉलिसी फेलियर है? हु इज इन चार्ज एनर्जी एनर्जी सेक्टर? किसको हम ब्लेम करें? देखिए ना, आप जब बिजनेस रन करते हैं, अगर आपकी बिजनेस फेल हो जाए तो आपकी अपनी जो हैसियत है इज ऑन लाइन, यू आर ऑन लाइन। गवर्नमेंट में हुज ऑन लाइन फॉर द एनर्जी सेक्टर? डॉक्टर साहब, बड़ी सादगी से मैं इस बात का जवाब दूंगा। हम्म, क्या सरप्लस एनर्जी जो हम्म, है वाइबल होना जरूरी नहीं? बिल्कुल है। आपके पास अगर एनर्जी सरप्लस हो और वाइबल ना हो तो उसका हम क्या करें? तो बिल्कुल सर। पाकिस्तान में आज भी सरप्लस है, वाइबल नहीं है, तो लोगों हम्म, ने जो है वो सोलर अपने घरों की छतों पे लगा लिया। हम्म, ठीक है। हम्म, तो क्योंकि वाइबल नहीं थी, लोगों को उन्होंने 20 सेंट की एनर्जी दे दी, 60 रुपए यूनिट पे। तो लोगों ने क्या किया पिछले 3 साल में पाकिस्तान में, कैन यू बिलीव इट, कि 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट इक्विवेलेंट सोलर पैनल्स आ गए। वेरी इसमें रैशनल 20% की, रिस्पॉन्स। वेरी फोर्टी रैशनल थाउजेंड रिस्पॉन्स, वेरी गुड ट्वेंटी रिस्पॉन्स जी। परसेंट 20% उसका जो है एवरेज, क्योंकि वो हम्म, दिन में 5 घंटे 5.5 घंटे लोड देता है, तो हम्म, 6,000 से 7,000 मेगावाट इक्विवेलेंट। ठीक है। आज हमारी एनर्जी के डिमांड सोलर जो है वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट सारे के सारे जो हमारे मुल्क के लोग हैं उन्होंने अपना इंतजाम खुद कर लिया ना। स्टेट बैठी है अपना एनर्जी का 43,000 46,000 मेगावाट का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, नॉन वाइबल है, सरप्लस एनर्जी है, और उसके बाद वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नो कि अगर उन्होंने और कीमत बढ़ाई 60 रुपए से, ठीक है, तो वो अब अगला स्टेप शुरू हो जाएगा, लोग बैटरीज मंगानी शुरू कर देंगे। रात को भी बहस आ जाएगा कि सोलर के साथ बेस के साथ लोगों ने इसका सिस्टम लेके चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक वायबिलिटी और सप्लाई दोनों साथ नहीं चलेंगे, अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो, मैं समझता हूँ जो है ना वो इजाद की माँ है। और अफोर्डेबिलिटी जब हमने अपने मुल्क में क्रिएट ही नहीं कर रहे, हम देख ही नहीं रहे,
कि जनाब हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। तो आपने बेसिक बजट बनाना है कि मेरे मुल्क में लोगों के पास जो है व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, वो डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा बिजली का बिल बना देते हैं। हमने पिछले 5 साल में क्या किया, जितनी इनएफिशिएंसी थी डॉक्टर साहब, पता है क्या किया, उस सारी इनएफिशिएंसी को पास कर दिया कंज्यूमर पे, 60 रुपए यूनिट पे ले गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा कि हम जो 300 यूनिट वाले हैं उनको 5 रुपए चार्ज करेंगे। और ये जो डिफरेंस था, 240 अरब रुपए का डिफरेंस मैंने आइडेंटिफाई करके इनको 2 साल पहले दिया। वो उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक में ये जो 1 यूनिट से 300 यूनिट वाले हैं इनको हम सब्सिडी देंगे इंडस्ट्री से लेके। तो इंडस्ट्री के टैरिफ में 240 अरब, 24,000 करोड़ रुपए बिल्ड कर दिया। और कहा कि जनाब इससे हम 100 से 300 यूनिट वाले, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये कैसे आप इंडस्ट्री से लेके दे रहे हो, इंडस्ट्री को 45 रुपए का यूनिट कर दिया, उसको भी अनवायबल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हु डज दीज थिंग्स। आई एम श्योर यू हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा इनकॉम्पिटेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया मुल्क में कि तो गौर साहब एक बात बताइए, बगैर इकोनॉमिक मॉडलिंग के, बगैर बिल्कुल इकोनॉमिक, सही। पूरे रीजनल कंपेटिटर्स 6-7 सेंट है, हमारे यहाँ इन्होंने 45 रुपए यूनिट विच इज इक्वल टू 16 सेंट। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री सब्सिडी मांग रही है, वहां बिल्कुल पे सही। नरेटिव बिल्ड करते हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जब तक हम ऐसे लोगों को सिस्टम स्ट्रक्चर में नहीं लाएंगे जो कि जिनको ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज मेजर हमारे ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, चाहे वो हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री है, चाहे हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, चाहे हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, चाहे हमारी जो है वो हम इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री है। ये 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस ऑफ कोर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, कि ये इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं। अगर इनमें इस तरह के लोग हम लाके बिठाएंगे जिन्होंने कभी राशन की दुकान भी नहीं चलाई, आई रिपीट, ऐसे लोग जिन्होंने कभी राशन की दुकान भी नहीं चलाई, चाहे वो हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सिस्टम में उनके मिनिस्टर्स हैं, तो ये सिस्टम चल नहीं सकता डॉक्टर दीमुलाक। पर मतलब मुझे एक बात आई एम बताइए पुटिंग इट आप, वेरी स्ट्रेट। आई एग्री विद यू, पर मुझे बताइए आप भी ईसीसी में बैठते रहे, मैं भी बैठता रहा, आप भी कैबिनेट में बैठते रहे, मैं भी बैठता रहा। मुझे बताइए कि क्या कैबिनेट को ये बातें पता है? क्या ये लोग, ये रिपोर्ट्स आती हैं इनके पास? क्योंकि मैंने तो देखा जब मैं वहाँ था, देयर वाज वेरी बैड रिपोर्टिंग टू द कैबिनेट, टू ईसीसी। हम इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग करते थे, वी डिडंट डू एनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वी डिडंट डू एनी कंसेप्चुअल प्लानिंग। जैसे कि आप जानते हैं, यू रन अ बिजनेस। आप जब बिजनेस रन करते हैं, यू डोंट रन अ बिजनेस के मुंह मांगी कीमत मांग लें। आप मार्केट की कंडीशन देखते हैं, और आप इनफैक्ट कई दफ़ा लॉस भी ले लेते हैं पर माल बेचते हैं। ये क्या मसला है कि हम नहीं कर सकते? ये कहाँ खामी है? इकोनॉमिक ना नॉलेज है ना बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज है, ठीक है। हाँ। आप ना आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी में, ना आपके मिनिस्टर्स में, जो ये 5 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, इसका तो मॉडल बड़ा सिंपल होगा। जो बेस्ट टेक्नोक्रेट्स इस फील्ड के हैं इनको जो है वो इंस्टॉल होना होगा मिनिस्टर्स। और जो बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपको ब्यूरोक्रेसी में भी चेंज लानी पड़ेगी, कि आपको इकोनॉमिक जो है वो कैडर ही अलहदा बनाना पड़ेगा, और इस इकोनॉमिक कैडर से ग्रेड 18 से ऑनवर्ड्स उनको ट्रेन करके आपको स्पेशलाइज कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ ट्रेन करके, और पूरी दुनिया से बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी से इनको बट ट्रेन आप करके, अगर ले दिस इज द भी ओनली आएंगे, फ्यूचर डॉक्टर आई डॉक्टर। एग्री विद यू, बट अगर आप ले भी आएंगे, गौहर साहब आप बिजनेस रन करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे बंदे ले आए, अगर सेठ साहब या बोर्ड इनकी बात ही ना सुने। क्योंकि मैंने तो देखा है कि जो कैबिनेट है वो इतनी जल्दी में होता है, इतनी फुर्तियों में होता है, या ईसीसी भी इतनी फुर्तियों में होती है कि मीटिंग का 1 घंटा है, 1 घंटे में 5-5 मिनट बात करो, क्या इस चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ की बात खत्म करो। तो ये प्रोसेस तो ना हुआ। मुझे याद है जब मैं आईएमएफ में काम करता तो वहाँ जो बोर्ड था उसको बड़ी डिटेल्ड हम रिपोर्ट्स देते थे, 100-100 सफ़े, 300-300, 400-400 सफ़े की रिपोर्ट जाती थी, बड़ी डिटेल में, बड़ी केयरफुली रिसर्च बाय द टॉप इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। वो उसको 3 हफ्ते पढ़ते थे, बाकायदा उसके ऊपर रिटर्न जवाब देते थे, ये नहीं कि ज़बानी जमा खर्च। उसके बाद बड़ी डिटेल डिबेट होती थी और फिर डिसीजन होती थी कोई। यहाँ तो वो प्रोसेस ही नहीं है। हमारे मिनिस्टर मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं होता, वो 2-2 मिनट में प्राइम से की तारीफें करके अपना काम साइड पे निकाल के चले जाते हैं। तो ये इसका क्या हम करें? डॉक्टर साहब क्योंकि ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो हम्म, पढ़ना जानते हैं, ठीक है। हम्म, प्लीज, हम्म, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जब वो पढ़ सकते ही नहीं है, समझ ही नहीं सकते, वो इशू, तो उस पर क्या कमेंट देंगे।
ठीक है। हम्म। अब फैसला तो किसी एक, हर वक्त एक इकोनॉमिक जार होता है, ये आपको पता है, ठीक है। हम्म। हम भी 40 साल से देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर महबूबुल्लाह उस वक्त के इकोनॉमिक जार थे, फैसला उनके टेबल पे हो गया था। आज हम्म। भी एक इकोनॉमिक जार मौजूद होगा वहां पे, हर वक्त एक इकोनॉमिक जार होता है। हम्म। तो हम्म। आपके जमाने में भी एक इकोनॉमिक जार था, ठीक है। बिल्कुल। तो हफीज तो शेख था, बिल्कुल था। बिल्कुल ठीक है, जब हम कैबिनेट में थे हमारे पास मरहूम जो है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा शमशाद इकोनॉमिक था। जार थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो 16 घंटे पढ़ती थी, मैं 17 घंटे पढ़ता था, हम्म। क्योंकि मुझे उनसे 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ता था। तो फिर उसके हम्म। बाद हम 8 घंटे मीटिंग भी करते थे, अगर मैं 17 घंटे पढ़ के आया हुआ होता था, वो 16 पढ़ती थी। हम्म। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास मौजूद है हम्म। कि जब तक आप एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक जो है वो कैडर नहीं बनाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, हम्म। आप ये 5 टॉप टेक्नोक्रेट जो भी हों, पूरी दुनिया से ढूंढ ले पाकिस्तानी, लेकिन हम्म। ये इम्पोर्टेड भी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेड, हम जब से इस स्ट्रक्चर में भी गए ना, कि हम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हम इम्पोर्ट करके बिठा देंगे और उसके बाद वो हमारे मुल्क को चला लेंगे। तो डॉक्टर साहब, अब आपको यहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में आपको भी 20 साल हो गए। जब आप 20 साल पहले आए थे तो पाकिस्तान को किसी और तरह देखते थे, आज करेक्ट। आज आप किसी और तरह देखते हैं, क्योंकि आप करेक्ट। इस सिस्टम में, स्ट्रक्चर में, आपको पता है वीकनेस कहाँ है, आपको पता है स्ट्रेंथ भी कहाँ है। हम्म। मैं तो 40 साल से इधर ही बैठा हूँ, हम्म। हम्म। फर्स्ट डे से, और मैं आज 40 साल बाद एक बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, कोई कमी नहीं, राइट। लेकिन एक एक सिर्फ कमी है वो, कि हमारी हुकूमत बीमार है, और जब तक हुकूमत की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज बीमार रहेंगी, हमारी कौम जो है वो अ, सेहतमंद होने के बावजूद उनका हम्म। ड्रैग उठाती रहेगी। हम्म। देखिए, मैं सेहतमंद का आपको आपको एग्जांपल सिर्फ एनर्जी में दिया मैंने। हम्म। मैंने कहा है हम्म। कि 40,000 मेगावाट, बीस हम्म। फीसद उसका उसका 6 से 8 हजार मेगावाट इन्होंने सब ने अपना इंतजाम खुद कर लिया, कि दिन में लेनी ही ना पड़े। और हुकूमत को देखें कि हुकूमत जो कल इन्होंने लोड शेडिंग शुरू की है, तो इतने काबिल है माशाल्लाह कि इस 46,000 के बावजूद ये 18,000 मेगावाट नहीं चला सकते। क्यों? हम्म। हम्म। कि प्लान ही कभी नहीं किया कि व्हाट डू वी नीड टू डू। अब यू नीड टू हैव फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कि जनाब ये होगा तो क्या होगा। अब हम्म। जब साउथ से नॉर्थ की इन्होंने ट्रांसमिशन लाइनें नहीं डाली, आज भी 4 साल बाद भी नहीं डाली, तो उसके बाद जो है हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। कि ये इट इस गवर्नमेंट को भी, इंडिपेंडेंट ये मतलब इस गवर्नमेंट को भी 5वां साल आज शुरू हो चुका है। हो चुका है, इस बिल्कुल हो चुका जो पीडीएम गवर्नमेंट आज 5वें साल में है, राइट, है। बीच बिल्कुल में सर। 8 महीने का केयर टेकर था, बट इट इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द बिल्कुल। सेम स्ट्रक्चर। तो उसके हम्म। बाद भी अगर हम इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, एक है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, हम्म। ठीक है, 30 बिलियन के 30 बिलियन डॉलर पे ही खड़े हैं, 5वां साल है, एक ही साल में सिर्फ 10% बढ़ी, बाकी 4 साल एक ही कहानी है। हम्म। इकोनॉम उसके उसके बेसिक व्हाट डू वी नीड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। मैं अब एक नंबर दे देता हूँ डॉक्टर साहब, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 2 साल पहले मैं 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट छोड़ के आया था, 27 थी, 30, 10% बढ़ाई थी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 45 रुपए की बिजली थी सनत हम्म। हम्म। के लिए, 16 सेंट। उस वक्त 240 अरब रुपए की सब्सिडी इंडस्ट्री से डोमेस्टिक को दिलवाई जा रही थी, 22% का इन्फ्लेशन था, फिर भी हमने 10% की ग्रोथ ले ली, ठीक है। और 10 साल का चार्ट बना दिया कि हमने कैसे जो है यहाँ से उठ के हमने सिर्फ 10% ग्रोथ करते चले जाएं सालाना। अगर हम 10% ग्रोथ कर रहे होते तो पिछले साल हमने उस वही कैरी किया, हम 33 पे पहुंच गए, इस साल हमें 37 पे होना चाहिए था। अब हम इस साल जो जून बंद करेंगे वापस 30 पे चले हम्म। जाएंगे, तो लॉस हमें कितना हो गया? 7 बिलियन डॉलर का। अब ये 7 बिलियन डॉलर, हम ये ऐसे इतना बड़ा नंबर 7 बिलियन डॉलर का नजर आ रहा है हमारे को, कि ये हमसे पैसे मांग लिए जो है 3 बिलियन डॉलर यूएई ने, है, और हमने 3 बिलियन डॉलर हमारे दोस्त ने, सऊदी अरेबिया ने आके हमें दे दिए, कि हमारी जो है वो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम ना हो। 7 बिलियन डॉलर तो घर में था जो इस साल हमारे पास होना था। जब तक कोई देखेगा नहीं कि हमारी एक्सपोर्ट के क्या इश्यूज हैं, कहाँ जा रही है, जब दिल चाहता है स्विच ऑफ कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, अभी बंद कर दी 4 घंटे पर, ठीक है। पहले उनको कहा ना फर्नेस ऑयल चलाओगे, उसके ऊपर 80,000 रुपये टन की लेवी लगा दी, ना तुम गैस चलाओगे, उसके ऊपर उन्होंने एक लेवी लगा दी जो है तकरीबन 12-13 रुपए यूनिट की।
उसके बाद उन्होंने कहा तुमने कोई और सिस्टम नहीं रखना अपने पास, तुमने ग्रिड पे आना है क्योंकि ग्रिड सरप्लस है। हमने कहा बिल्कुल, ग्रिड के ऊपर सारे चलें ताकि मुल्क में जो है एवरेज जो है उसका कॉस्ट कम हो जाए, ज्यादा के ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाए। अब उसके बाद बंद कर दी इन्होंने फिर से। अब मैं क्या करूं? अब मैं दोबारा से क्रिएट करूंगा एक सोलर और एक इलेक्ट्रिक का जो है वो सिस्टम जो कि बैटरी बेस होगा, ठीक है। और मैं फिर $1 million पर मेगावाट लगाऊंगा डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगाऊंगा, फिर $1 million पर मेगावाट लगाऊंगा, ये दोनों सिस्टम का एक बेस बना के कि मैं, मुझे तो फिर एतबार नहीं है कि 46,000 मेगावाट पे 20,000 नहीं उठा सकते तो मैंने सनत कैसे चलानी है? मेरा लॉस तो इन्होंने नहीं देना, मैंने लॉस तो खुद करना है। तो डॉक्टर साहब दिस इज हाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट थिंक। तो हम बजाय ग्रोथ लाने के हम सारा दिन अपनी एनर्जी के नेटवर्क्स को संभालते रहते हैं। अब आ जाए अगली बात पे। हमारे मुल्क में जो मेरी आपसे परसों डिबेट हुई 2005 में, डॉक्टर साहब कराची की पॉपुलेशन कितनी थी आप बताइए? 2005 में होगी शायद 10 मिलियन या 15 मिलियन, अगर अब कोई गलती तो नहीं ना? 10 मिलियन, राइट? हम्म, हम्म, और आप ही के सामने को मैंने इसलिए 5 बोले कि आप पाकिस्तान आगे थे 2005 में, हम्म, हमारे हम्म, हीरो हैं 2005 में जब बिल्कुल आप आए थे, ठीक है। बिल्कुल। तो आज 2026 में पॉपुलेशन कितनी है कराची की? 2025 है। हाँ, आज कितनी होगी? एग्जैक्ट 10 मिलियन। एग्जैक्ट फिगर 2005 एग्जैक्ट में थी, फिगर एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं पता चलता आज क्योंकि 30 मिलियन सेंसस की में ज्यादा, पॉपुलेशन है मेरा डॉक्टर साहब ख्याल है कराची। 25 के लगभग तो है, शायद ज्यादा ही होगी। हाँ हाँ, अच्छा। हम्म, डॉक्टर साहब 25 मिलियन गिन लेते हैं, ठीक है। ठीक। तो हम्म, अब 25 मिलियन गिन लें तो 15 मिलियन लोग घरों के अंदर रह रहे हैं ना। मैं गिनता हूँ हम्म, 10 लोग भी एक घर में रह रहे हूँ, हम्म, हम्म, 10 लोग, तो कराची हम्म, के अंदर 15 लाख घर बन गए। अगर 10 लोग एक छत के नीचे रह रहे हो, right? जो कि इनह्यूमन है, उसके हम्म, बावजूद मैं कह रहा हूँ 15 लाख घर तो कराची में बन गए पिछले बीस हम्म, साल में, ठीक है। हम्म, लाहौर की पॉपुलेशन कितनी होगी 2005 में? आप तो लाहौर के लाहौर रहने की वाले हैं। लाहौर की 2005 में तो 5 1 मिलियन होगी, अब कोई 15 के लगभग है। और आज कितनी होगी? 15। 15 के दस लगभग। मिलियन वो भी बढ़ गई, ठीक है। तो हम्म, ओके, 1 मिलियन घर वहां भी बढ़ गए, 2.5। हम्म। इस्लामाबाद आप रह रहे हैं अब 20 साल से, बताइए इस्लामाबाद की क्या पॉपुलेशन थी 2005 में? इस्लामाबाद अगेन अगर आप पिंडी को इंक्लूड करते तो बहुत ज्यादा, वरना इस्लामाबाद अलोन की इस वक्त मेरा ना, ख्याल 2 2 2.5 मिलियन है तकरीबन इस्लामाबाद की। ठीक और है जी। अगर आप और कितनी 2005 थी की बताएं, इस्लामाबाद की? 2005 मिलियन से कम थी, शायद 8 लाख होगी या ठीक है। कुछ है। तो हम्म, ठीक है, तो जो है वो हम्म, 2 लाख घर इधर भी बन गए, ठीक है। राइट। तो डॉक्टर साहब ये बगैर किसी एक हमारे सपोर्ट हम्म, के, गवर्नमेंट के, ना मॉर्गेज फाइनेंस है, हम्म, ठीक है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ये खुद जैसे ये सोलर जनरेशन खुद लग गई ना 40,000 मेगावाट, ये ऐसे ही यहाँ पे ये 3 शहरों में खाली, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 20 साल में आपने खुद नंबर दे दिया है कि ये नंबर 3 मिलियन घर बन गए, ठीक है। 20 साल में इसका मतलब है 1.5 लाख घर एवरेज सिर्फ 3 शहरों में बन गया, राइट ठीक है, राइट। सालाना 1.5 लाख घर, आपके नंबर से 3 मिलियन घर बन गया, ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर सही। साहब मैं ये पता है क्या कह रहा हूँ कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत है हर सेक्टर के लिए। मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कौम की हेल्थ केयर, हम्म, दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कौम की जो कि उनको चाहिए विच इज जस्टिस, हम्म, तीसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कौम की एजुकेशन, ठीक है। हम्म, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। चौथी हम्म, रिक्वायरमेंट है हाउसिंग। हम्म, हमारा एक पढ़ा लिखा बच्चा 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर लेता है आज भी, अच्छा बच्चा, ठीक है। हम्म, 5वें साल में अपनी सर्विस के 5 लाख पे चला जाता है, ठीक है। वो उसको उसके बाद हक है कि हमारा स्टेट ऐसा एक स्ट्रक्चर दे सके कि वो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट दे सके। आज के दिन ये 3 शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आर दी प्रेफर्ड सिटीज, बट उसके अलावा हम्म, फैसलाबाद भी है, उसके बाद मुल्तान हम्म, भी है, उसके बाद हैदराबाद भी है सेकंड टायर में, थर्ड टायर में हमारे पास गुजरांवाला भी है, हम्म। हमारे पास थर्ड टायर में हमारे पास जो है वो हमारे जो पास कोई शहर बीस हमारे पच्चीस मुल्क हमारे में पास कोई बीस सियालकोट, पच्चीस शेयर हमारे पास कोई 20 25 शेयर अबव ठीक अ है, मिलियन। ठीक है, अगर आप गौर करें, ठीक है यूरोप जी, में अबव अ मिलियन शेयर मिलता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं हमारे पास, आज के दिन में ये समझता हूँ कि आपको कम से कम ऐसा स्ट्रक्चर लाने की जरूरत है कि 2 लाख घर ये मिडिल क्लास के लिए,
जो कि 5 मरले का घर हो तो 3 करोड़ रुपए का बनता है मिनिमम। एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम जो है वो मिनिमम 3 करोड़ का बनता है इसी किसी भी इस शहर में। ठीक है, ये हमें 3 करोड़ रुपए तक की मॉर्गेज फाइनेंस लानी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाना चाहिए। ये 2 लाख घर अगर हम इन शहरों में जो मिलियन से ज़्यादा है इस स्ट्रक्चर्स में प्लान तरीके से चलें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये $20 बिलियन बन जाता है अगर ये 2 लाख घर बनाए लॉक डालो वाला। $20 बिलियन। आज $400 बिलियन की डॉक्टर साहब इकोनॉमी है, 5% तो यहीं से जीडीपी ग्रोथ ले सकते हैं, लेना चाहें तो। अब इसमें कहेंगे बूम एंड बस्ट साइकिल, तो मैंने इसका पूरा एक एक कंपोनेंट $20 बिलियन का उसके अंदर स्टडी कराया फ्रॉम ब्रिक टिल दी किचन। तो हमारे पास आया कि इस $20 बिलियन में सिर्फ 15% इंपोर्टेड कंपोनेंट है, $3 बिलियन का। दैट्स इट। तो आप 20 बिलियन 5% जीडीपी की ग्रोथ अपने मुल्क में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने मिडिल क्लास को भी, नहीं बोल रहा मैं मिडिल क्लास से भी नीचे जा रहा हूँ, जस्ट हमारा जो यूथ शुरू कर रहा है, जो हमारा एक पढ़ा लिखा जिंदगी शुरू कर रहा है 5वें साल पे, जो अफोर्ड कर सकता है कि वो 3 करोड़ रुपए तक की मॉर्गेज फाइनेंस जो है वो दे सके एट अ नॉमिनल रेट ऑफ मैक्सिमम 5%। आज But के you think दिन mortgage is the ये only गोल्डन reason? अपॉर्चुनिटी है एक। Is नहीं, अब mortgage मैं the आता only हूँ दूसरी। problem? Yeah. Hmm. फॉर देम यस, मैंने कहा 2 लाख घर तो ये तीनों वैसे ही, जो डॉक्टर साहब Hmm. आपने भी जो है वो देखा होगा कि आपने सारी जायदाद अपने बच्चों को ही दे दी होगी, नहीं दी तो दे देंगे जल्दी। ठीक है, दिस इज आवर कल्चर। कोई वेस्टर्न कल्चर तो है नहीं कि हमने सब कुछ खुद खा के चले जाना, हर चीज बच्चों के लिए। तो वो जो भी सारी जिंदगी काम करता है वो अपने बच्चों को वो हर चीज जो है वो बांट देता है। तो ये 2 लाख घर तो एक नेचुरल साइकिल में बन रहे हैं, बन ही रहे हैं। पिछले मैंने आपको कहा सिर्फ 3 शहरों में बन रहे हैं। तो Hmm. जो हमारे पास ये एक डिमांड है, विच मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे आज के दिन, मैं समझता हूँ कि जॉब मार्केट में 2 लाख बच्चे हर साल ऐसे आ रहे हैं जो कि उस सेगमेंट में, ये इकोनॉमिक मॉडलिंग में आपको करके दे रहा हूँ Hmm. जिसके पूरे नंबर्स पूरे स्टैटिस्टिक्स पीछे हैं, 2 लाख बच्चा जॉब मार्केट में इस लेवल पे पहुंच रहा है हमारे पाकिस्तान में आज के। वो आज घर 3 करोड़ रुपए का मॉर्गेज फाइनेंस 5% तक अफोर्ड कर सकता है। ये हमारे पास एक ट्रिगर डिमांड है जो कि पॉलिसी ट्रिगर डिमांड होगी। अगर हम जीडीपी ग्रोथ लाना चाहते हैं मुल्क में, तो ये एक हाउसिंग सेक्टर सामने खड़ा है। आप कहे 1 लाख घर हमने देने हैं, आप 2.5% यहाँ से जीडीपी ले लें। आप कहे मैंने 50,000 घर देने हैं, आप 1% जीडीपी देने। तो मैं तो सिर्फ एक नंबर कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक मॉडलिंग करने हैं, आप क्या देना चाहते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्स, बट वी मस्ट कैच अप दिस रिसोर्स। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इंडस्ट्री तो लगेगी तो मुल्क चलेगा। अगर आप ये कहें कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसे बिजली में हमने कहा कि 60 रुपए यूनिट पे पहुंचा दिया 20 रुपए वाला यूनिट, और कहा जी जितनी कॉस्ट है जितनी एफिशिएंसी है, चाहे वो बंद प्लांट है उसके भी पैसे कंज्यूमर से ले लो, चाहे वो रॉ मटेरियल चोरी कर रहा है, चाहे कोयला चोरी कर रहा है, चाहे फर्नेस वाले, उसके भी पैसे कंज्यूमर से ले लो, चाहे वो इनएफिशिएंटली चल रहे हैं तब भी ले लो, चाहे कोयला बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर ओवर इनवॉइस कर रहे हैं उसके भी पैसे कंज्यूमर। किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ पास ऑन कर दो कंज्यूमर को, राइट। तो हमने ये बिजली में किया, यही हम टैक्स में कर रहे हैं। आज टैक्स का निजाम क्या है मैं ये बोल रहा हूँ। हम बार बार कहते हैं बड़ा लो है टैक्स टू जीडीपी। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब नंबर तो इकट्ठे करके देखें, फेडरल गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस के, सारी लेवीज के, उसके बाद प्रोविंशियल टैक्सेस एंड लेवीज के, तो आप मेरे ख्याल में 15-16% टैक्स टू जीडीपी पे पहुंच जाएंगे। ओवरऑल हमारे मुल्क में हम 16% पे हैं। डिलीवरी क्या हो रही है उस 16% के सामने? क्या हम कोई डिलीवर कर रहे हैं अपनी कॉम को कोई चीज भी? इज देयर एनी स्ट्रक्चर विच इज देयर इन आर आप पूरा बजट उठा के पढ़ लें 25 ट्रिलियन का जो आउटले है, क्या 25 ट्रिलियन के आउटलो में कोई चीज भी ऐसी है जो कि हम आज कह सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अगले 20 साल की? तो मुझे एक भी चीज दिखा दें। एंड दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट वी क्रिएटेड दिस इकोनॉमिक थिंक टैंक with people like you. I would just really request that we must contribute कि हम मुल्क का अपना 10 साल का 20 साल का एक इकोनॉमिक मॉडल बना दें, और उसके बाद हम एज एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी मस्ट मॉनिटर कि हमारी जो भी गवर्नमेंट्स आए, कि हमारा कोई गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा जिसने गवर्नमेंट करनी है चलानी है वही चलाए, लेकिन
एक मुल्क की इकोनॉमी के साथ ना खेलें। जो मुल्क, क्योंकि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है डॉक्टर साहब, विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हम अपने अपने आने वाले जनरेशन के फ्यूचर के साथ ना खेलें। हमने अगर इनको एजुकेट नहीं किया तो हम दुनिया का जो है, जैसे आज अफगानिस्तान है, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की सप में खड़ा हो जाएगा। अगर हमने अपने लोगों की आज हेल्थ केयर के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, काम शुरू कर दिया, तो मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यस, वी हैव एज अ कंट्री वी आर फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर, बट रिसर्च नहीं कर रहे। रिसर्च है ही नहीं। तीसरी चीज, हम अपने मुल्क में जब तक इनको जस्टिस नहीं देंगे, इंसाफ नहीं देंगे, ठीक है, उस वक्त तक लोगों के राइट सिक्योर नहीं होंगे। ये तीन बेसिक्स हैं। लेकिन हमें जॉब क्रिएशन करनी है, हमें मुल्क को वायबल बनाना है। हमको हम सारी इकोनॉमिक थ्योरीज आप कीन से पढ़ना शुरू कर दें, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने सारी थ्योरियां बैठ के बनाई। वहां पे जो है वो रूजवेल्ट के साथ, उसके बाद जो है वो जॉन एफ कैनेडी के साथ, और वो चलती चली गई क्लिंटन तक और आज ट्रंप तक। तो आप देख लें, इकोनॉमिक थ्योरीज अमेरिका ने क्रिएट की हैं या उनके इकोनॉमिस्ट ने क्रिएट किए हैं अपने सिस्टम को देख के। हमें भी अपनी होम ग्रोन इकोनॉमिक थ्योरीज डॉक्टर साहब बनानी होंगी। हम अमेरिका नहीं है जिसमें जो है वो हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गया। वहां तो इन्फ्लेशन डिमांड पुल होता है, ठीक है। नोबेल प्राइज अवार्ड उस आदमी को बोलता है कि जनाब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिफरेंट है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की थ्योरियां लेके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाते रहते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू क्रिएट आवर ओन इकोनॉमिक फिलोसफी। वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। हम उसके बाद उन सारे लोगों की वो बातें मान देते हैं कि जी सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे बताएं, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई है $100। क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम दुनिया का तेल की कीमत कम कर लेंगे, या पाकिस्तान में तेल की कंजम्पशन कम कर लेंगे? है तो सारी इसमें से कोई भी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ही नहीं, सब कॉस्ट पुल है और कॉस्ट पुश है, और वो भी पाकिस्तान उसमें रेलेवेंट ही नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ बेसिक इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रक्चर इन प्लेस। आज आप 9 ट्रिलियन रुपए सूद दे रहे हैं, सारी कौम को सूदी बना दिया डॉक्टर साहब हमने। क्योंकि काम करें तो 7% टैक्स है, बैंक में रखें तो 15% टैक्स है। और काम क्यों करें फिर हम, अगर जो है वो पैसे कौन ले रहा है? वो कोई पैसा बैंक कोई किसी बिजनेस हाउसेज को नहीं दे रही, वो पैसा हुकूमत को दे रही है। हुकूमत को दे के उसके बाद 9 ट्रिलियन लेके वो कह रहे हैं मुझे 2 ट्रिलियन रुपए प्रॉफिट हो गया है, और उसमें से 1.2 ट्रिलियन टैक्स दे के वो कहते हैं 800 बिलियन प्रॉफिट कर दिया। 9 ट्रिलियन सूद। अगर अपने बजट उठा के देखें तो हमारी टोटल आज टैक्स कलेक्शन 14 ट्रिलियन रुपए हमने टारगेट की हुई है। 14, सारा पाकिस्तान रो रहा है टैक्स 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 टैक्स। 14 ट्रिलियन रुपए, उसमें से 55% जो है वो सूबों को दे देना, विच मीन्स 8 ट्रिलियन। तो हुकूमत के पास तो 6 ट्रिलियन रहना है। 6 ट्रिलियन रुपए फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहना है, जिसमें से 9 ट्रिलियन सूद है। सूद का रेट घट गया, शायद 8 ट्रिलियन हो जाए सूद इस साल, ठीक है। सारी पेट्रोलियम लेवी हम ऐड करके भी हम जो है, जो मुल्क अपना 30 जून को शुरू करेंगे, 6 ट्रिलियन रुपए हमारे हिस्से का जो है, फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से का जो है वो एफबीआर कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का हिस्सा बनेगा। 2 ट्रिलियन रुपए पेट्रोलियम लेवी हमारे हिस्से में आएगी। ये सब सूद में चला जाएगा। 1 रुपए भी नहीं होगा फेडरल गवर्नमेंट को स्टार्ट करके चलाने के लिए, सारा कुछ बोरो करके दोबारा। तो हमने क्या स्ट्रक्चर बना दिया डॉक्टर साहब के आप मुल्क सही के कह रहे हैं। जो फेडरल लेट बजट है। मी, बहुत सारे इश्यूज आपने रेज कर दिए, लेट मी टेक अप अ फ्यू ऑफ देम। पहली चीज टैक्स, ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक किया, नया नैरेटिव चाहिए, एंड यस आई फुल्ली एग्री विद यू। मैं तो ये पिछले बड़े साल से कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज, लेट्स कम टू टैक्स पॉलिसी। हमारी टैक्स पॉलिसी दुनिया में वाहिद पॉलिसी है जो कि हर रोज बदलती है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जागते हैं, IMF के पास जाते हैं कि अब लेवी बढ़ा दो। जैसे अभी पीछे हुआ था कि इन्होंने रात को 12 बजे अनाउंस कर दिया पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज कर दी, और जनाब वो जब मिफ्ता वगैरह ने आप लोगों ने शोर डाला तो इन्होंने 80 रुपया दूसरे दिन कम कर दिया। दैट शोज के कोई थिंकिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। एक नी जक रिएक्शन था, और फिर नी जक रिएक्शन वापस हो गया, ठीक है ना। अब फिर नी जक रिएक्शन कर रहे हैं, थोड़ा नीचे लेके आ रहे हैं। पहली तो मुझे समझ नहीं आती कि ये टैक्स का निज़ाम क्या है। मैंने देखा है अमेरिका, बरतानिया, जहां भी किसी मुल्क में भी चल जाए, टैक्स का निज़ाम कभी चेंज नहीं होता। टैक्स का निज़ाम बन जाता है, उसके बाद आप छेड़ते नहीं, क्योंकि सिंपल बात है, यू नो बेटर देन मी, यूर अ बिजनेसमैन। आप जब पॉलिसी, जब कोई बिजनेस लगाते हैं, आप टैक्सेशन को अजम्पशन में रखते हैं। अगर मैं टैक्सेशन चेंज कर दूं बार बार, तो आपकी अजम्पशन तो भाड़ में गई ना। आपका
जो बिजनेस प्लान है वो तो खत्म हो गया, ठीक है। मैं 5% 2% भी टैक्स ऊपर कर दूं तो आपका बिजनेस प्लान। तो मुझे बताइए, क्या हम फाइनेंस मिनिस्टर इतने लेके आते हैं, सब हमारे दोस्त हैं, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, मतलब शमशाद से लेके ये अपना जो औरंगजेब है, टू शौकत तरीन, टू शौकत अजीज, व्हाई इज आवर टैक्स निजाम सो स्टूपिड, व्हाई कांट वी फिगर इट आउट? इसको एक दफा लगा के भूल जाओ। क्योंकि फिर हमारी ताकत खत्म हो जाती है ना डॉक्टर साहब। हमें तो रोज ताकत दिखानी है अपनी, ठीक है। हमें शौक है कि जो है वो, हम सोल्यूशन में यही बोल रहा हूँ ना, हम रोज सोल्यूशन निकालना चाहते हैं एक मसले का। तो आप, मैं आपको बड़ी सिंपल बोल रहा हूँ कि ये हमने, हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो आपने कहा ना, हम इमरजेंसी, मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट है ही बीमार अस्पताल में, नहीं भी। ठीक है। तो अब जब मुझे वो बीमार बताइए, है, तो हाँ, ये बीमार है टैक्स तो क्या उसको है? तो रोज, उसको रोज स्टेरॉइड चाहिए, अब जो मुझे बताइए, रोज स्टेरॉइड आपसे, देती है। अच्छा, आप आपको कितना टैक्स लगता है? माशाल्लाह यूर बिजनेसमैन, बताइए। सिक्सटी आपको पहले परसेंट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। फिर फिर आप, 60% टैक्स लगता है। हाँ, अब 60% पे, ये तो मुझे याद है कि पे बैक रेगन के जमाने में हो गया था कि यार 60% से बिजनेस ही चल सकती, उन सब ने ठीक है। टैक्स गिरा, हमें क्या तो प्रॉब्लम है? अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो 60% लगने, मेरे, मैं चीखे मार रहा हूँ, सब चीखे मार रहे हैं, 60% हम्म, टैक्स है। हम्म, 14 ट्रिलियन FBR टैक्स कलेक्ट करेगा पूरे मुल्क को, खून चूस के, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये वही हम्म, बिजली वाला निजाम है, जब 60 रुपए यूनिट था ना, पता नहीं हम्म, कैसे कॉमन है, उधर भी 60% है, उधर भी 60 रुपए यूनिट था, ठीक है। हम्म, तो ठीक है, तो वही साहब यहाँ मौजूद हैं, वही साहब वहां मौजूद थे, ठीक है। अब क्या हुआ, सारे पाकिस्तान को चूस के अकाउंट सीज करके हमने 60% ले लिया। क्या कर रहा है, तो आज के दिन इन्वेस्टमेंट खत्म हुई, मैंने क्या कहा, हमारी पूरी कौम सूदी हो गई, हम सब ने उठा के बैंक में रखे, क्योंकि बैंक जो है, क्योंकि मैं बोलता हूँ दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द बैंक, बाय द बैंक, फॉर द बैंक्स, ठीक है। हम्म, मैं बिल्कुल हम्म। कॉमन, हमारी डेमोक्रेसी ऑफ द अच्छा, पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल थी एक हमारी और इस वक्त चीज गवर्नमेंट। बताइए, मैंने जी। मैंने एक हिसाब लगाया था थोड़ा सा इसका, कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, और जिसको मैं स्लज कहता हूँ, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत बड़ा है। हमने हिसाब लगाया था, आपको कोई बिजनेस शुरू करनी हो तो आपको पता नहीं कितने एनओसीज, कितने लाइसेंसेस, कितना कुछ लेना पड़ता है। इंडिया ने 1991 में ये निज़ाम ख़त्म कर दिया था। क्या हमारा ये, आप एज ए बिजनेसमैन डू यू फील कि आपको बहुत तंग करते हैं? एक तो आपको टैक्स कलेक्टर बना दिया, विद होल्डिंग भी आप इकट्ठा करते हैं, फिर आपको हजार किस्म के काम आप पे सौंप दिए, और फिर आपको हर रोज कहते हैं कि कमिश्नर या डीसी के दफ्तर के बाहर खड़े हो। डॉक्टर साहब पता है क्या है, हम इस सब हम्म, चीजों को सहार लेंगे, हम कौम है, ठीक है। हम्म, हम, और हमने सहारा हुआ है सारे कुम को, ठीक है। हम्म, 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 मुल्क में $400 बिलियन की GDP है ही है ना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो आप बातें कर रहे हैं ना, हम्म। दिस इज ऑल हाउ वी नीड टू प्रोसीड फ्रॉम हेयर फॉर नेक्स्ट 5 10 20 ईयर्स। हमें जब तक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, 5 साल, दस ठीक है, साल और पर 20 साल मुझे की, इकोनॉमिक पॉलिसी जब बताए। एक विजन नहीं देंगे, हम चाहते कहाँ हैं, हम और बेसिकली मैं पाकिस्तान यही को कहाँ ले यही जाना आपसे चाहते हैं। यही आपसे निकालना चाह रहा हूँ। यू आर वन ऑफ द लीडर्स ऑफ थॉट इन दिस कंट्री एज वेल एज बिजनेस। आप मुझे ज़रा निटी ग्रिटी में जाए ना, बताएं टैक्स पॉलिसी में हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक तो सुपर टैक्स बकवास है, फिर विद होल्डिंग टैक्स मुझे समझ नहीं आती, फिर अगर आप चले एडवांस टैक्स क्या है, फिर आप चले तो आपको डिविडेंड पे अलग टैक्स कर रहे हैं, उधर अलग टैक्स कर रहे हैं, फिर आप चले तो सुपर टैक्स अलग है। तो मतलब ये जो निज़ाम है, आपका क्या ख्याल है इसमें, क्या चीज़ हमें, अगर एनविजिट करें लॉन्ग टर्म, हमें टैक्स पॉलिसी होनी क्या चाहिए हमारे मुल्क में, ये बताइए। सिंगल पॉइंट एजेंडा, हमारे मुल्क में 20% टैक्स होना चाहिए, हम्म, दैट्स इट, एंड हम्म, एवरीबडी शुड पे टैक्स। हम्म, हमारे मुल्क में हर आदमी की को टैक्स हम्म, फाइलर होना चाहिए। मैं अब एक इंटरेस्टिंग नंबर आपको दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, हमारे हम्म, मुल्क में टैक्स फाइलर्स कितने हैं डॉक्टर साहब, 6 मिलियन, 7 मिलियन, समथिंग लाइक दैट, हाँ। हम्म, ठीक है। और आपको हम्म। पता है हमारे बैंक अकाउंट्स कितने हैं हमारे मुल्क में, 136 मिलियन। जी कितने जी, डॉक्टर साहब, उसमें मल्टीपल वन बैंक। हंड्रेड एक आई सेकंड, थिंक। 136 मिलियन बैंक अकाउंट, एक सेकंड, ठीक है। तो क्या हम इसको, बैंक अकाउंट्स 136 मिलियन है, क्या नहीं कर सकते कंपलसरी के फाइलर हो, व्हाट इज द इशू, पूरा KYC, मेरे ख्याल में 100 पेज तो वो बैंक साइन कराते हैं फॉर्म साइन होने से पहले, सारा कुछ तो हमारे पास मौजूद है। सब कुछ अच्छा, है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो पैसे आप 5 करोड़ रुपए तक बैंक में डिपॉजिट कराएंगे ना, हम्म, आपसे कोई सवाल नहीं पूछना हमने कि आप फाइलर हैं या नहीं, ठीक हम्म, है। हाँ, ये तो तो आपने कोई और चीज 5 करोड़ रुपए की करनी हो तो हर चीज के लिए सवाल है कि फाइलर होना चाहिए, वाई बैंक अकाउंट पे आपको सवाल नहीं है। मेरा आपसे सवाल है ये, कि नहीं, पर क्यों ये मैं ये पॉलिसी बनी हुई है। मैं नहीं, एक और एक चीज ये पूछ रहा पॉलिसी क्यों बनती है डॉक्टर साहब, ये पॉलिसी क्यों बनती है कि हमने किसी को एडवांटेज देना है,
किसको एडवांटेज देना है? हमने कहा हमने बैंकिंग सेक्टर को एडवांटेज देना है। 200 अरब रुपए का प्रॉफिट किया करता था बैंकिंग सेक्टर आज से 2 साल पहले। आज वो 800 अरब रुपए का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट करता है या 2 ट्रिलियन का बिफोर टैक्स करता है। हमने एडवांटेज देना था, दे दिया। और हमने सवाल नहीं पूछना था। तो पूरा पाकिस्तान को हमने फाइलर बनाना है, सिर्फ बैंक अकाउंट में जिसके बैंक अकाउंट खुले हुए उसको फाइलर नहीं बनाना। ठीक है डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब तक इकोनॉमिक पॉलिसी को आप जस्टिस पे बेस नहीं करेंगे, हम अगर करना चाहें ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ सारे पाकिस्तान को बड़ी सिंपली, आप एक बेसिक आपका एनआईसी नंबर जो है वो फाइलर, आपका वो टैक्स फाइल होना, दैट्स इट, फिनिश्ड। उसके बाद आपके पास तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद है, हमारे पास डाटा बस में ट्रेस करने उसको। हर आदमी के लिए कंपलसरी होनी है। कंपलसरी क्या होना है? टैक्स रिटर्न अपनी 3 लाइनों की बनाई है। 300 पेज की टैक्स रिटर्न है भी कोई नहीं दाखिल कर सकता। एग्जैक्ट, सिर्फ सिर्फ तीन बिल्कुल लाइन की सही। टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। आपकी इनकम क्या है, आपका टैक्स कितना है, अपनी असेसमेंट करे, 3 लाइनों में भेज दें। नहीं, कोई डिटेलों की जरूरत नहीं मैं है। तो एक और बड़ा बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। नॉन फाइलर जाके, आपको पता है, 3 दफा जाके लैंड क्रूजर दे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स दे तो बस ठीक है, वो ठीक है। भाई जब उसने 3 दफा लैंड क्रूजर खरीदी, आपको पता है कि वो नॉन फाइलर है यार, उसको अब पूछ ले। फिर मैं वो तो कह रहा जमीन जाके हूँ आप खरीदता है। लैंड क्रूजर तो छोड़े छोड़े, मैं कह रहा हूँ बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उसके, वो आपके पास, और आप कहते हैं मैंने उसको फाइलर नहीं बनाना। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं हाँ, बनाना? जब उसके पैसे पड़े, आप उसके ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर सूद दे रही है, मैं नहीं दे रहा, आप नहीं दे रहे। ठीक है, हाँ, क्योंकि सारे पैसे आपको मालूम है ना, आज के दिन जो हाँ, बैंक के अंदर डिपॉजिट पड़ा है वो 37 ट्रिलियन पड़ा है। आपको पता हाँ, है आइडिया रेशियो कितना है, इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो? हंड्रेड हाँ, एंड फाइव परसेंट मतलब ये 37 ट्रिलियन ये भी सारा उन्होंने हुकूमत को दिया हुआ है। उसके अलावा अपने कैपिटल में से भी 5% जो है वो किसको दिया हुआ, हुकूमत। आप मुझे बताएं, क्या 100%। इंडिया में, हमारे 7 मुल्क है, क्या इंडिया में बैंक के थ्रू हुकूमत बोरो करती है? नहीं, नहीं, बहुत कम, स्टेट बहुत कम। सेंट नहीं सर, सेंट्रल बैंक जो है जिसने हुकूमत को पैसे देने हैं वो सेंट्रल बैंक में अकाउंट है। सेंट्रल राइट। बैंक में वो काम जो है वो लोग उसमें डिपॉजिट करते हैं। हमने ये सिस्टम क्या बनाया अपने मुल्क में कि हमारा बैंक जो तो है लोगों पूरा। से, एक सेकंड डॉक्टर साहब, बैंक पैसे लेके एवरेज आपकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5% है। ठीक है, और बैंक ये पैसे जमा करके, नेशनल सेविंग सेंटर है बेसिकली तो ये बैंक, और ये सारे कमर्शियल बैंक जो नेशनल सेविंग सेंटर है, 5% कॉस्ट ऑफ, इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है। ठीक है, और या कॉस्ट ऑफ फंड है, और ये हुकूमत पाकिस्तान को जो है 10.5+1 या 1.5 पे दे रहे हैं, 12% पे। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या कर रहे हैं हम ये? तो द स्ट्रक्चर, हमने खुद ये सारे स्ट्रक्चर्स पॉलिसी बना के, मैं कहता हूँ ना, वी आर ऑल रेंट सीकर्स। उसके बाद ये सबसे काबिल लोग हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि इनका, एक और बड़े मजे की बात बताऊं, 2 साल में हमारी स्टॉक मार्केट 40,000 की 1 लाख आज 70,000 पे खड़ी है। ठीक है, एंड हमारी सबसे बड़ी प्राइड ये है कि स्टॉक मार्केट बढ़ गया। आपको इसका एनालिसिस दे दूं जो हमारे इकोनॉमिक थिंक टैंक ने दिया। बताइए। उसने कहा जी, जो टोटल इनकम थी हमारे मुल्क की 31 दिसंबर, पिछला पूरा कैलेंडर ईयर, उन्होंने कहा जी, जब 40,000 हमारी स्टॉक मार्केट हुआ करती थी तो 1.2 ट्रिलियन की इनकम थी। अब हमारी जो 31 दिसंबर है वो 1.8 ट्रिलियन इनकम हो गई है हमारी आफ्टर टैक्स। ठीक है, 600 बिलियन बढ़ गई है। और उस 600 बिलियन में से 400 बिलियन रुपए जो है वो बैंकों का बढ़ गया, 200 बिलियन रुपए बाकी सेक्टर्स का बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको पूरा पाकिस्तान के जितने सेक्टर्स हैं वो स्टेगनेंट खड़े हैं उसी जगह पे जहां पे आज से 2 साल पहले खड़े थे, जब 40,000 की स्टॉक मार्केट थी। 1,70,000 पे भी उनकी वही इनकम लेवल्स हैं सिवाय बैंक के। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द बैंक्स, बाय द बैंक्स, फॉर द बैंक्स, सारी पाकिस्तान की कौम सूदी हो गई। बट ये सूद हुकूमत पाकिस्तान आपके टैक्स से अदा करके मुल्क नहीं चला सकती, ना जॉब क्रिएट कर सकती है, ना जो है वो किसी के लिए जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की फिलॉसफी ला सकती है, ना किसी के लिए जो है वो कोई जो है वो नेचुरल जॉब क्रिएशन कर सकती है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जॉब क्रिएशन तो है ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस में एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही नहीं है डॉक्टर। तो हाउ इज अच्छा द देखिए, इकोनॉमी रनिंग? बिल्कुल, मैंने दैट्स ये, माय क्वेश्चन, हाउ इज द इकोनॉमी रनिंग डॉक्टर साहब? इकोनॉमी इज रनिंग थ्रू द इनफॉर्मल मार्केट। तो इकोनॉमी इज द इनफॉर्मल मार्केट। जो बाबू की मार्केट है वो है फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ 80-90% है, जहाँ रेगुलेटरी निज़ाम फरसूदा है, जहाँ बिजली का निज़ाम फरसूदा है। अब सब कुछ इनफॉर्मल मार्केट में चल रहा है। सोलर भी जो आपने कहा इनफॉर्मल में लगा है। बट लेट मी टेक यू इन अनदर डायरेक्शन। देखें, मैं बड़ी देर से ये लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ पीसीज बनाया था। जो आप बात कर रहे हैं कि तरक्की जो है वो शहरों में होती है,
शहर क्या होते हैं? जहाँ के एक इकोसिस्टम चलता है, ऑफ इनोवेशन, ऑफ बिजनेस ग्रोथ, ऑफ एंडेवर, ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑफ एंटरप्राइज, ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ। वो मेरा एक गुरु है जिसको शायद इस साल नोबेल भी मिल जाए, क्या कहते हैं, डेविड ग्लेजर। उसने किताब भी लिखी है, उसका नाम लिखा है द सिटी द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, कि हर तरक्की शहर में होती है। तो अब शहरों की तरफ आते हैं, आपने रियल एस्टेट की बात की। क्या हमारे शहर शहर है, और क्या हमारी रियल एस्टेट मार्केट है? क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मैं इसको क्वालिफाई करता हूँ जरा, हमारे शहर एक स्प्रॉल है, एक प्लॉटिस्तान है, कि फैला दो शहर को। वो अब इस्लामाबाद में बैठा हूँ, इस्लामाबाद चल रहा है गुजर खान से लेके हरीपुर तक। लाहौर चल रहा है, आपको मेरे से बेहतर पता है, सियालकोट से लेके गुजरांवाले तक। ठीक है, इतने बड़े शहर, एक बंदा जेम्स पैक को किताब लिखता है, वो कहता है भाई, बड़ा शहर मैनेजेबल होता ही नहीं, और बड़ा शहर प्रोडक्टिव भी नहीं होता, क्योंकि उसको आपको मैनेज करते करते उसके डेट ही संभालते संभालते मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ जो जेन जेकब्स कहती है किताब में, वो कहती है भाईजान, शहर क्या होता है? शहर ये नहीं होता कि घर घर का काम हो। शहर एक कॉस्मोपॉलिटन, एक इकोसिस्टम होता है। घर भी होता है, जिम भी होता है, दुकान भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है, कॉफ़ी शॉप्स भी होती हैं, लोगों को बात करने का भी मौका होता है, पब्लिक स्पेसेस भी होती हैं, प्राइवेट स्पेसेस भी होती है, एवरीथिंग इज देयर। तो क्या हमारे पास शहर है? नंबर एक, मैं तो लाहौर को पिंड कहता हूँ, लाहौर इज नॉट अ शहर। लाहौर में देर इज नो पब्लिक स्पेस, लाहौर में देर इज ओनली प्राइवेट स्पेस। और लाहौर में, मुझे आप फ्लैट की बात करते हैं, लाहौर में तो फ्लैट बनते ही नहीं। बड़ी मुश्किलों से मैंने आहद चीमा से लड़ के, शहबाज के ज़माने में 2012-13 में एक परमिशन ली थी, उसने बड़ी मुश्किल अग्री किया कि जी 6 स्टोरी गुलबर्ग में बनेगा। मैंने कहा गुलबर्ग में क्यों 6 स्टोरी बनेगा, पूरे लाहौर में क्यों नहीं बन सकता? मुझे बताइए, समनाबाद बड़ा पुराना एरिया, मर रहा है, डिप्लीटेड है, वो अच्छा फुल एरिया, वहाँ क्यों नहीं बन सकते? ये आप चले जाए संधे में, क्यों नहीं बन सकते? आप चले जाए, सब एरियाज को रिजुविनेट होना चाहिए। लंदन आपके सामने कितना रिजुविनेट हुआ है। हमारे यहाँ क्या रिजुविनेशन की तरफ जा रहे हैं, फैलाव की तरफ? दूसरी चीज, आपने भी देखा माशाल्लाह, यूर डेवलपर योरसेल्फ। मैंने हिसाब लगाया था कि हाउसिंग सोसाइटी जो है, वो लगता है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स टू डेवलप। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट, वेर बिल्डिंग दुबई में हर दूसरे साल खड़ी हो जाती है। हमने 2 बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनाई हैं, कोर्ट ने उनको चक्कर में डाल दिया, वो 2 बिल्डिंगें खत्म हो गई हैं, एक सेंटोरस, एक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जहाँ मैं बैठा हुआ। नस्ला टावर आपने कराची में गिरा दिया, लाहौर में जजों ने जनाब गिरा दी, ब्यूरोक्रेट्स ने कहा बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो क्या आपका जो प्रोजेक्ट है कि हर किसी को घर दे, आप क्या उनको घर देंगे काने का अच्छे गुजरा वाला? कहाँ देंगे घर, या कि फ्लैट देंगे? और फ्लैट, हमारी तो इजाजत नहीं देते फ्लैट बनाने की। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सब्जेक्ट है, दिस माय फेवरेट सब्जेक्ट डॉक्टर साहब। तो मैंने बुरा नहीं बनाना आपने मेरी बातों का, ओके। आई टेक यू एज अ नेवर नेवर, लेजेंड ऑफ, आई नेवर नेवर। आई टेक यू एज अ लेजेंड एंड आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट। सेम हियर, बताइए। डॉक्टर साहब, आई, दिस माय बिजनेस और ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है। हम्म, तो इस वक्त हम्म, कराची में 200 बिल्डिंग्स बन रही है एज ऑफ टुडे राइट नाउ। हम्म। इस वक्त कराची इज एन लाहौर, एक्सेप्शन, कराची इज एन एक्सेप्शन। मैं बताता, एक मिनट, मैंने पहले 3 शहरों को जी आपको मॉडल जी कहा था, कराची में इस वक्त जी जी। 200 बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो आप फ्लैट की बात हम्म, की, हम्म, 200 बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में 200 फ्लैट अगर हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम्म, 40,000 इस वक्त हम्म, फ्लैट सिर्फ कराची में बन रहे हैं एज ऑफ नाउ, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी मॉर्गेज फाइनेंस। ठीक है, ठीक। विच इज, हम्म, जो मैंने कहा कि बाप अपने, जो है वो हम्म, अपनी जायदाद अपने बच्चों को बांटते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के मैं घर बना दूं, कि कम से कम मैं 1200-1200 स्क्वायर फुट का 3-3 करोड़ रुपए का तो मैं एक यूनिट दे दूं। ठीक है। हम्म, हम्म। अब दूसरी चीज, आपको पता है लाहौर में इस वक्त 100 बिल्डिंग्स बन रही है, आर यू अवेयर? नो। यू नो, मुझे रोज फोन आते हैं जमीन.com के कि जी आप ले लें फ्लैट हमारा। हाँ जी। और हम्म, एट दिस मोमेंट आई एम वेरी प्राउड टू से टुडे दैट वी एज पाकिस्तान कॉर्पोरेट कंसोर्शियम, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया रीट फंड का, हम्म, उसमें पाकिस्तान के 10 टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट्स आए हैं, और पाकिस्तान कॉर्पोरेट कंसोर्शियम मिलके 100 बिलियन रुपए का उसने कैपिटल जो है रीट फंड में डाला, 100 बिलियन। और साहब यहाँ एंड एक छोटी सी, एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं, मिनट, एक एक छोटी मिनट, सी इंटरप्शन, एक जी छोटी सी इंटरप्शन। बताइए। मैं सिर्फ एक चीज करना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू गिव क्रेडिट टू समवन जिसने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके रीट बनाया था, सलमान शेख। सलमान शेख बेचारे ने मुझे, जब मैं प्लानिंग में था वो एसईसीपी में था, वो रीट की रोज बातें करता था और बेचारा रीट बना रहा था। और मैं उसे रोज टीज करता, सलमान साहब सलमान ऐसे कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, मेरे साथ एलएसी में था। अब शुक्र है रीट का काम शुरू हो रहा है, पर आप मुझे बताइए, ये 13 साल हो गए,
ये काम अच्छा मेरी कितनी देर पहले हो देना चाहिए, जी अच्छा सलमान बताइए। सॉरी आई मैं इंटरप्टेड। अल्लाह सब सलमान को जन्नत नसीब अता फरमाए, और जो है इट्स अ ग्रेट वर्क। ठीक है, नाउ रीट फंड में मैंने क्या कहा, दिस इज द लार्जेस्ट रीट फंड वी हैव क्रिएटेड, 100 बिलियन रुपी का, राइट, जस्ट फॉर वन टावर, डॉक्टर साहब, एक टावर के लिए। वी आर बिल्डिंग द टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान, ठीक, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड होटल अंडर वन रूफ, राइट, एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट। 100 बिलियन उसकी जो है वो उसकी हमने डेवलपमेंट बजट बनाया, जो कि सब 100% इक्विटी कैपिटलाइज्ड है थ्रू द रीट फंड। 10 हमारे कॉर्पोरेट उसके अंदर जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, 10% के, राइट। इट विल बी लिस्टेड इन दी कैपिटल मार्केट्स, यू विल बी ऑल्सो एबल टू पार्टिसिपेट। इवन $1 भी आपने खर्च करना है तो आप 300 रुपए में भी मालिक हो सकेंगे एक गुड। यूनिट के, जिस तरह। ठीक है, दिस द स्ट्रक्चर आई फॉर्म क्रिएटेड, and Pakistan Corporate Consortium is me and Arif Habib are behind it. Now we ये are the कहाँ management बनेगा? company. वेयर विल इट बी? CBD 1 CBD 1। on this is जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया, पूरी एक स्ट्रिप है 3 किलोमीटर की, 170 एकड़ को हाई राइज में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने तमाम, और हमें 1:20 का FAR दिया। वही मैंने कहा, गवर्नमेंट इज, जब गवर्नमेंट काम करती है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, पॉलिसी। गवर्नमेंट ने हमें 1:20 का FAR दे दिया, हमने 1:20 FAR पे 60 मंजिला बिल्डिंग। एंड अगेन आई टेल यू नो हु इज द आर्किटेक्ट of this building? Foster and Partners. नॉर्मन फास्टा दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल फर्म है जिसने एप्पल का हेडक्वार्टर बनाया। दे आर दी नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म ऑफ द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान। ठीक है, दे आर डिजाइनिंग दिस प्रोजेक्ट, दे विल बी द लीड आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दे आर कमिंग on 22nd April to give a final presentation which we will be sharing in next 48 hours of this project, the tallest tower in Pakistan, ठीक है, CBD 1 पे, on main boulevard लाहौर। नाउ ये स्ट्रक्चर कैसे, मुझे सिर्फ पॉलिसी मिली रीट फंड की, मुझे पॉलिसी मिली रीट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट की, और हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया पूरा, और हम लेके चले। ये हुकूमत का काम है, दैट्स इट। आपने 25 शहरों की बात की, कहता हूँ मुल्क चलेगा तब, ये जो मिलियन से ऊपर के हमारे पास 25 शहर है ना, ये चलेगा तब जब ये तमाम हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज पे जाएंगे, हम इनको एम्पावर करेंगे, हम इनको पॉलिसी देंगे। हम इनको पॉलिसी देंगे तो वहां पे एक यूनिवर्सिटी चाहिए। स्टैनफोर्ड में यूनिवर्सिटी है ना, न्यूयॉर्क में NYU है ना, बॉस्टन में यूनिवर्सिटी है ना। ठीक है, क्या हम पाकिस्तान के 25 मुल्कों, 25 जो हमारे बड़े शहर हैं, क्या उनकी यूनिवर्सिटीज गिन सकते हैं? है क्या आजकल तो है। स्टेट की कोई? ठीक है, आजकल है। तो यस, तो एक बेस बन गई हमारे पास। डॉक्टर साहब ये बेस बन चुकी, मैं जो बोल रहा हूँ, अब ये बेस जब बन गई तो यहाँ पे तालीम आ गई। अब तालीम के बाद पढ़े लिखे बच्चे और पढ़े लिखे बच्चों के साथ हमारा एक फ्यूचर विजन क्रिएट होने जा रहा है। हमने ये भी प्राइवेट सेक्टर ने किया। ये जब आपने एजुकेशन को खोला, हायर एजुकेशन कमीशन ने हर शहर में प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स ने यूनिवर्सिटीज खोल दी। ठीक है, और वो आगे लेके चल पड़े। तो एजुकेशन भी क्या चली गई, हुकूमत ने अपना काम प्राइवेट सेक्टर को दिया और प्राइवेट सेक्टर ने काम शुरू कर दिया। नाउ डॉक्टर साहब, ये 25 शहरों की जो आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं ना, ये 25 शहर है। लाहौर आपने कहा कि आज आपका नंबर है 15 मिलियन का शहर है, 20 साल में 5 मिलियन से 1 करोड़ लोग शहर में जब आए। आपको मालूम है, जब हाई राइज में जाते हैं, आपको एक बेसिक नंबर बताऊं, हाई राइज में जाते हैं तो आपकी 50% वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, तो 15,000 रुपए स्क्वायर फुट जो कॉस्ट कर रही है चीज, जब उसकी आधा यूजेबल नेट एरिया, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ना, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, इसके अंदर आप जो नेट एरिया पे बैठे हुए हैं, दैट नेट एरिया इज 50% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, तो जो 15,000 रुपए स्क्वायर फुट की कॉस्ट है ना, वो 30,000 होगी, क्योंकि आप जो नेट एरिया, जो जितने कॉमन एरियाज आपके हैं, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो रिसेप्शन एरिया है, चाहे इसकी जो आपको आप जो बेसिक जिसके ऊपर फाउंडेशन खड़ी हुई है, जो लिफ्ट्स हैं, जो इसके पैसेजेस हैं, ये 50% हो जाता है। तो ये 15,000 की चीज 30,000 हो जाती है। जब ये महंगाई आती है तो लोग कहते हैं मैंने वर्टिकल नहीं जाना, ना मेरी छत, ना मेरी जमीन। तो एक आदमी कहता है कि मैंने हॉरिजॉन्टल जाना है, तो जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई। क्यों? लेकिन उसके पीछे इकोनॉमिक्स है।
कि कॉस्ट आधी है हॉरिजॉन्टल की। मैंने अब एक प्रोजेक्ट बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, यू हैव टू कम एंड सी। मैंने ग्राउंड प्लस 2 का एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने कहा नहीं, जमीन जाया होती है 1200 स्क्वायर फुट, जब मैं 12 स्टोरी पे जाता हूँ ना तो मेरी 50% रिकवरी रह जाती है। लेकिन जब मैं उसको 2 स्टोरी ऊपर जाता हूँ ग्राउंड प्लस 2, तो मेरी 95% मेरी यूजेज आ जाती है। मैंने ये प्रोडक्ट टाउन होम्स का बनाया और 10,000 रुपये फुट पे लॉन्च कर दिया, 10,000 रुपीज पे। और जब मैं ग्राउंड प्लस 12 जाता हूँ तो मेरी कॉस्ट पर स्क्वायर फुट भी बढ़ जाती है बिल्ड करने की। स्टील चाहिए, राइट, उसके अंदर मुझे रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो जो मेरी कॉस्ट यहाँ पे टाउन होम बनाने की आ रही है वो 10,000 रुपये आ रही है, मेरी बिल्डिंग बनाने की वही कॉस्ट 30,000 आ रही है, सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो मैंने एक टाउन होम का प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 2 1200 स्क्वायर फुट का 10,000 रुपये लॉन्च किया। बिल्डिंग मैंने कितने पे लॉन्च किया? 30,000। ये 1:3 बन गया फर्क। एफिशिएंसी हाफ है बट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से 1:3 की कॉस्ट। दिस इज व्हाई द सिटीज हैव ग्रोन हॉरिजॉन्टल इन लास्ट 20 इयर्स। नाउ इज द टाइम। हॉरिजॉन्टल की बाउंड्रीज बन गई हैं। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसे लाहौर है has done a good job as far as even Faisalabad is doing a good job, right? इधर क्या हो रहा है? कराची is already going vertical, Islamabad is also going vertical, जो आज का स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं इसके अंदर जब तक कि स्टेट, मैंने क्या कहा है, जब तक स्टेट पॉलिसीज नहीं बनाएगी अपनी डिफाइन और सपोर्ट नहीं करेगी नए यूथ को कि वो 3 करोड़ रुपए का पहला घर मॉर्गेज फाइनेंस के ले ले, तो ये 25 शहर जो आपका ख्वाब और मेरा ख्वाब है, ये 25 शहर जो है वो हाई राइज पे शहरों की तरह उठे नहीं उठ सकते। मैं कोलालमपुर गया अभी आज से 2 हफ्ते पहले जस्ट टू स्टडी। आपको पता है महातर ने 30 साल पहले सिर्फ 100 एकड़ का सर्कल बनाया था केएल सेंटर को, 100 एकर्स, जिसमें 50 एकड़ का पार्क बनाया था और उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ड्राइंग बनाई थी सर्कल की 50 एकड़ की, जिसमें उसने मॉल बनाया, रेजिडेंशियल टावर बनाए, कमर्शियल टावर बनाया और उसका एक लाइन। आज वो जो लाइन है वो 2000 एकड़ पे चली गई। वही शहर जो केएल सेंटर था वो 2.5 मिलियन का शहर हो गया, जैसे आप इस्लामाबाद कह रहे हो, ठीक। अब पर मुझे वो लाइन सेकंड, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आज वो 10वें अपने दायरे पे चली गई। दिस इज हाउ सिटीज ग्रो। आप मुझे बिल्कुल बता सही दें, आप मुझे बता दें डॉक्टर साहब, क्या क्या आज के दिन कोई पाकिस्तान में एक शहर है जिस तरह इस तरह प्लान करके चल रहा हो? नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मसला है पॉलिसी मेकिंग का। पॉलिसी मेकिंग में कॉम्पिटेंसी नहीं है। दूसरा मसला क्या है, मैंने क्या बोला कि विजन का, हमारे पास विजन इन प्लेस नहीं है। तीसरा मसला, मैं आज ये बात आपके साथ बिल्कुल कैंडिडली कर रहा हूँ। तीसरा, हमारे पास आज के दिन एक ही हमारे पास जो है वो ताकत है, वो है हमारी हमारी कौम, हमारा यूथ। ये एजुकेट हो रहा है। हम इसको एजुकेट होने के बाद अपने मुल्क में होल्ड करें, जॉब क्रिएशन करें, हम अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हम अपने मुल्क के देखें कि फोटेज और सेंटर्स क्या हैं, बाहर देखना बंद करें कि जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे कॉस्ट पुश, हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की दवाई देके इलाज करने की कोशिश बंद कर दें। पर मुझे अपने एक बात मुल्क के बताइए। रिसोर्सेज को दें। हमारा सूद का बिल मेरे हिसाब से 2 ट्रिलियन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। जहां बाकी एक सब वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए। दिस इज जहां व्हाट एक माय छो- बिलीव इज। ये जहां एक नॉर्थ छो- इंडियन, ये सब बिल्कुल फजूल सही है कह रहे हैं, कि बिल्कुल सही कह हमारा रहे मुल्क का इंटरेस्ट रेट इज इक्वलेंट, शुड बी इक्वलेंट टू आपकी सीपीआई। हैं। बट एक चीज मैं कह दूं, ये जो हाई राइज वाली 5% बात है, का सूद होना चाहिए, दैट्स इट। मुझे हाई राइज की बात बड़ी लगती है क्योंकि मैंने इस पर 40-50 साल जद्दोजहद की है। इमरान खान साहब को बड़ा समझाया था। खान साहब ने मुझे एक दिन बुलाया अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा काम मैंने कर दिया। मैंने कहा क्या किया? हाई राइज बन गई है। मैंने कहा यार देखो ठीक है, मेरा काम तो कोई नहीं, मेरे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, बट नेवरदलेस हाई राइज बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ बनी है? कहते, मैंने कहा वो इस्लामाबाद को बना रहा है 20 मील दूर। ये F6 में क्यों नहीं बनती? G6 में क्यों नहीं बनती? ठीक है। और ये जो आपने कहा है, बात बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने बड़ा अच्छा टावर बनाया, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक सीबीडी इज स्टिल इन द बोनीज। इमरान ने जब सीबीडी की बात की थी, आजम पे बैठा था, मैंने कहा जी वो क्या बोल्टन में जा रहे हैं आप? माल रोड पे क्यों नहीं बन सकती? बताइए, बताइए क्यों नहीं बन सकती? समनाबाद में क्यों नहीं बन सकती? संधे में, जो पॉपुलेटेड एरियाज है। इंडिया ने सर ये अपनी डॉक्टर साहब मैंने पहले कहा था, मैंने इस बात को टच नहीं किया। मैं रोकूं आपको डॉक्टर साहब, मैंने इसको टच नहीं किया आपको। मैं आपको जो है वो सिर्फ ये बोल दूं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। प्लीज मेरी बात को समझे। मैंने आपकी रिस्पेक्ट में उस बात को नहीं दोहराया था, ठीक है। नहीं नहीं, बट कराची सॉरी। शाहराह फैसल पे सारी बिल्डिंग बन गई। कराची एक से कराची डूबा क्यों है आपको पता है? कि इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं।
और हाई राइज बन गई, जो आपने कहा कराची इज हम्म, एन एक्सेप्शन। उस इस एक्शन से क्या हुआ कि कराची डूब गया, सारा शहर सीवरेज में डूब जाता है, क्योंकि सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें तो बन गई, सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज के दिन जब तक आप उसको, मैंने आपको कुआलालंपुर का एग्जांपल दिया, उन्होंने सर्कल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के हाई राइज दी। आज सीबीडी जो हमने बोल रहे हैं ना, 170 एकड़, 170 एकड़ पे जो है वो हमें माल रोड और समनाबाद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 फुट की गली में हाई राइज नहीं बनती होती, जिसमें ना सीवरेज हो, ना वाटर सप्लाई हो, ना इलेक्ट्रिफिकेशन हो। ये एक स्ट्रक्चर था, और वो सीबीडी में वो 170 एकड़ पे 100 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा किया गया। और उसके बाद वहां पे जब मुझे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैं हाई राइज बनाने गया, नहीं तो मैं कभी भी नहीं जाता। मैं कभी गुलबर्ग की 15 फुट की गली में, कभी समना फुट की 15 फुट या 20 फुट की गली में हाई No, राइज नहीं बनाऊंगा, I was ना going बन another सकती है। direction. I जो was going डॉक्टर another साहब, इन direction. द बेसिक क्या है, द बेसिक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अनलेस देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर यू कांट बिल्ड हाई राइज। नहीं, बट इस पे मैं आता हूँ। मुझे बताइए कि मैं जिस शहर में दुनिया में गया हूँ, मैंने सब जगह जाके पूछा है, मुझे दिखाओ जी जीवा टाइप घर, मुझे F6 टाइप घर दिखाओ। वो कहते हंसते हैं, कहते हैं यार 30 मील शहर से बाहर चल जाओ, शहर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, शहर के अंदर सिर्फ होती है बिल्डिंगें। यहाँ ये बाबुओं ने अपने घर प्रिजर्व करने के लिए, जैसे जीवार है, जीवार का साइज कितना होगा, 2000 डॉक्टर साहब कनाल। बन गए ना, तो चलें, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन। लेट्स टेक इट एज आवर स्ट्रेंथ। तो फिर मेरा नहीं सर, मतलब ये नहीं कि हम इतना नहीं है, लेट्स टेक इट आवर स्ट्रेंथ। डॉक्टर साहब, ये हाँ, चले, हमारे पास एक एसेट है, हम्म, ये हमारे पास एक एसेट है। अब ऐसा डोडो का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हमें किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राइट, ठीक। मैंने आपको पहले कहा था, यू आर अ लेजेंड, आई वुड टेक यू नहीं नहीं, एंड आई ऑल आई एम रिस्पेक्ट सेइंग यू इज दैट वे, ऑल आई एम बट सेइंग इज ऑल मेरा आई एम एक सेइंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विच आई नहीं, ऑलवेज डिफरेंस वॉइस विद ओपिनियन बहुत एवरीवन इन अच्छी इंडिया। बात है, मैं तो डिफरेंस ओपिनियन वेलकम करता हूँ। दैट्स हाउ वी लर्न, वी ओनली लर्न थ्रू। हेगल कहता है डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स इज अ डिफरेंस ओपिनियन, दैट्स ओनली द ओनली वे वी लर्न, वी डोंट तो लर्न अग्रीइंग विद आज ईच अदर। आज जो जी आर आ रहे, टेक इट एज योर स्ट्रेंथ। आज बिल्कुल ठीक। अगर आपके पास एफ मैं सिक्स है। थोड़ी सी बात, जो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, कि जो सारी दुनिया ने किया था, जो इंडिया कर रहा आज आज आपको मैं इंटरेस्टिंग चले एग्जांपल देता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड का। है। अच्छा, अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड बताता हूँ आपको, मॉडर्न वर्ल्ड का एग्जांपल। आपको पता है मॉडर्न वर्ल्ड के मक्का ऑफ रियल एस्टेट क्या है इस वक्त? हम्म, हम्म, दुबई। दुबई इज द मक्का ऑफ रियल एस्टेट टुडे। राइट हम्म, हम्म, नाउ, उसके बीच में एमिरेट हिल्स है, पता है आपको? हम्म, 2000 एकड़ का, पता जिसमें है। 200 मिलियन दरम के एक एक एकड़ की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हाँ, है, दुबई हिल्स नया क्रिएट कर, जब एमिरेट हिल्स बढ़ गया तो हम्म, हम्म, बिल्कुल F6 की तरह है। हम्म, ठीक है, जब वो बन गया तो क्या किया उन्होंने, दूसरा क्रिएट कर दिया दुबई हिल्स। अब जब उसके बाद भर गया तो अब क्या कर रहे हैं, हम्म, oops, इसकी सिस्टम में आज के दिन, जो मैं कह रहा हूँ कि जहां जिस शहर में हर जो डेंसिटी टावर्स की हम्म, दुबई में, और शायद वो न्यूयॉर्क के हम्म, अलावा कोई और मुल्क ना हो जो इसकी डेंसिटी के साथ कंपेयर, बट उसके बावजूद सेंटर ऑफ द सिटी में उसी JLT, उसी जो है वो पीछे मरीना, उसी पीछे जो है वो उसके जो है वो हम्म, प्रोजेक्ट्स के दरमियान सेंटर में एमिरेट हिल्स खड़ी हुई है। ठीक है, पीछे तमाम टावर्स खड़े हुए एमिरेट रोड्स के, और उन 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 5,000 टावर के दरमियान दुबई हिल्स खड़ा हो गया। ठीक है, सो देर इज अ डिमांड फॉर एवरीथिंग, दिस इज अ प्रोडक्ट। राइट, अब आपका जो सवाल है कि क्या F6 क्यों नहीं हाई राइज हो जाता, F6 में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेट्स क्रिएट अ जोन जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डालें, करीब डालें, सेंटर्स ऑफ द सिटी के अंदर डालें, प्लान करें, और प्लान करके वहां पे टावर्स बना दे। टावर बनाना मैं क्या इशू 100% मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, है? दुनिया जहान के शहर जो हैं वो बनते हैं रीजोनिंग से। लंदन ने ईस्ट एंड को बना दिया, मैं जब लंदन रहता था, पढ़ता था वहाँ, तो मैं ऐसी ऐसी जगह रहता था जो आज मैं जा नहीं सकता, कि वो रीजोन होकर बहुत महंगी हो गई। मेरा अपार्टमेंट साउथ केंसिंगटन में था, माशाल्लाह आज साउथ केंसिंगटन में हाथ नहीं लगा सकता, 5 मिलियन का अपार्टमेंट आता है वहाँ, ठीक है। मेरा अपार्टमेंट था इस्लिंगटन में, माशाल्लाह क्या वो जगह बन गई है। रीजोनिंग से जान निकलती है शहर की। और रीजोनिंग से एक और चीज़ होती है कि शहर की सिर्फ जान नहीं निकलती कि बिल्डिंगें बन रही हैं, शहर में फंक्शंस और आ जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रीजोनिंग हो। मैं समनाबाद की बात बार बार आ जाता हूँ, वहाँ कंट समनाबाद भी रिजोन्ड। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो जेफ स्पैक बड़ी अच्छी बात कहता है, कहता इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना का एक कॉस्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिवली बिल्ड करना एक कॉस्ट है। समटाइम्स फैलाना, जो हम फैला रहे हैं कि लाहौर से गुजरावाला तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी कॉस्ट क्या समनाबाद को अपग्रेड करने से मुश्किल है। तीसरी चीज़ एक और बात कह दूँ, आपने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है।
लंदन, न्यूयॉर्क कितना गंदा था 1880 1890 में, अब वो बढ़ गया। अगर आप देखें लंदन में। डॉक्टर साहब देखिए, माय ग्रैंडसन टाइम हैज स्टार्टेड, माय ग्रैंडसन ओके, इज देयर। डन। आई नो हैव नो, टू we'll continue, आई हैव we'll टू से continue. थैंक यू No, फॉर दिस, thank you बिकॉज very आपने much. रियल एस्टेट की बात की, मैंने आपको सिर्फ एक बात एंड करता हूँ, ठीक है। समना बात की रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कहीं ज्यादा 10 टाइम ज्यादा होगी, क्योंकि वो लैंड भी किसी की, प्रॉपर्टी किसी है। मैं आपकी चीज आपसे जबरदस्ती ले लूं और उसके बाद कहूँ हाई राइज बनानी है, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं 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 जब नहीं आप नहीं बीच नहीं में नहीं, जाते हैं तो आई एंड इट ऑन दिस कि ये इसमें वी डिबेट इट आउट कि सॉरी, क्विकली, लोगों बिल्कुल की नेक्स्ट टाइम चीजें करेंगे। लेके एक्वायर करके ना, जो है वो बिल्कुल नहीं। आप उसको मैं रीजोन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तो किसी से अक्वायर की बात, जबरदस्ती चीज नहीं लेनी चाहिए, नहीं ठीक है। नहीं, तो मैं कहूँ जबरदस्त। कि मैं कह रहा हूँ कि दी होल थिंग इज इकोनॉमिक्स। तो मैं सिर्फ इस बात पे एंड करूंगा डॉक्टर साहब कि आज के ठीक। दिन जब क्लियर लैंड्स को आप लेके डेवलप करते हैं, इट इज मच इजियर, much simpler, and we are not in the wrong direction. We just need a policy. Thank you very much, चल, Dr. Saab. It's ठीक been है जी, always a इंशाल्लाह pleasure. फिर बात Always a करेंगे। pleasure. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।